समझा दिए कि ये एयर है, ये ग्लास है। यदि है ना इसके जगह और भी कुछ हो जाए, है ना, तो और भी कुछ हो जाए तो इसको और भी कुछ ना कह करके इसको हम कहें कि दिस इज मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। तो मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम का मतलब माध्यम, मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। तो तुम हिंदी वाले क्या बोलोगे? माध्यम 1 और माध्यम 2, माध्यम 2 है समझ में? तो माध्यम 1 और माध्यम 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये नहीं कर रहे हैं कि हवा से कांच में जा रहा है, आकाश से हवा में जा रहा है, ये नहीं कर रहे। अब क्या बोल रहे हैं कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में लाइट प्रवेश कर रहा है। तो इसके लिए यदि हम नोट करें तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? तो लिखेंगे म्यू विथ, आप देखो, और मीडियम 2 में जा रहा है ना प्रकाश, तो लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ना विथ रिस्पेक्ट 1 इज इक्वल टू साइन आई बटा है समझ में? अब यदि इसको उलट के लिखना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या लिखोगे? साइन आर बाई साइन आई। तो दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों से यही पता चल रहा है कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 1, यही ना? ये पता चल रहा है। इसका मतलब एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट एक और निकल के ये आ रहा है कि 1 म्यू 2 गुणे ये 1 और 2 ऐसे होगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से, इधर के इधर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो म्यू 1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये ऑब्जेक्टिव में सीधे उठा के पूछता है समझ में? बिहार बोर्ड वालों सीधे ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछेगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देगा, इसको उलट देगा, इसको उलट देगा, पूछेगा इसका वैल्यू बताओ, तो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से मतलब पहले माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इस तरह से दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने के बराबर होगा? 1। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्ट, समझ में? तो देखो इसको हमने इसी के माध्यम से समझा दिया, लेकिन आपके बुक में इसको स्पीड से समझाया हुआ है। दोनों बात एक ही है, समझ में? तो यहाँ से ये हमने समझा किसी माध्यम के लिए, लेकिन इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिकल ये के रूप में लिया एयर और ग्लास, तो ये निकल के आया ये। तो पहले आपको स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट को समझना है समझ में? ये तो हमको ये भी आता है, हम भी छापवा देते और उसके बाद पढ़ गया ना, अगले दिन डांटा से पीटते रटी गया नहीं मुझे, ठीक है? तो अकल लगाइए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में? समझिएगा ना। देखो समझने का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे ना तो आप दिमाग लगाइएगा, है ना? कहीं भी आपको किसी कंपनी में जा रहे हैं, कहीं भी आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, या कहीं स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके पास समझ होगी ना, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करिएगा। और रट्टा वाला नॉलेज होगा ना तो कहेंगे भाई तू जा, तेरे बस का नहीं है समझ में? इसलिए ये सब चीज ले लीजिए, ठीक है? एग्जाम पास करना बिहार बोर्ड वालों के लिए बड़ी बात नहीं है, ऐसा है क्या? लेकिन थोड़ा समझ लोगे तो लाइफ सही हो जाएगी, वरना पढ़ने के बाद भी लोग बोका करेंगे, तो ये नौबत नहीं आना चाहिए। तो बात समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हम किसी माध्यम के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, समझ में? तो किसी माध्यम के लिए किस प्रकार निकाल रहे हैं, अब ये बताइए। इसको यदि हमको पढ़ना हो, ये क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। हिंदी में क्या पढ़ोगी जी? पढ़ाओ। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का पढ़ना है। उल्टा बोल रही है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम, हाँ, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन। इसका मतलब बोलो। माध्यम 2 के सापेक्ष हाँ, माध्यम 1 के अपवर्तन, माध्यम 1 का अपवर्तन। आए समझ में? ये पढ़ने आना चाहिए सबसे पहले आपको, ये बहुत कठिन होता है इसको पढ़ना, है ना? तो माध्यम 2 का, इसका मतलब यहाँ जो रहेगा ना उसका अपवर्तन है, उस माध्यम का।
किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। कभी कभी इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, ऐसा समझ में। और ये भी क्या है, इसको यदि हम ऐसे लिखें तो ये भी क्या है, एक ही चीज है ना। ये बुक में आपको ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, दोनों तरफ से लिख सकता है, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक है ना, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, ऐसा समझ में। अब ये सब आया कहां से, तो स्नेल लॉ से आया, साइन आई बटा साइन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, सीधे साइन आई बाई साइन आर क्या बताएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा समझ में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा समझ में। चलिए फिर इस डायग्राम को बनाइए, नीचे नोट दे करके लिखिए, फिर आपको डायग्राम को बनाना है, लेकिन अब यहाँ आपको लिखना है माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माध्यम 1 माध्यम 2, इंग्लिश वाले मीडियम 1 और मीडियम 2, और इस तरह से बनाइए, आया समझ में। हाँ वही फॉर्मूला आप सब वही कर दीजिए, यहां तक आपको वही करना है, ठीक है, वही चीज। यहाँ पे ग्लास एयर की जगह आपको 1 2 कर देना है, ऐसा समझ में। ग्लास और एयर की जगह आप क्या करोगे, 1 2 करोगे। चलो मैं यहाँ कर ही देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा दिया, ओके, आया समझ में। माध्यम 2 हो गया। अब यहाँ तक यही कहानी है, लिखिएगा यहाँ पे ग्राफ बना के, ये डायग्राम बना के स्नेल लॉ के अनुसार म्यू बराबर इतना। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, म्यू 2 1, वही चीज फिर से आएगा, है ना। और ये हो गया 1 2, और ये क्या हो गया 2 1, 1 2 1 2, और ये हो गया 2 1। और वैसे ही हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यानी माध्यम, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1। हिंदी में क्या लिखोगे इसके सामने कि माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। देखो फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसके सामने क्या लिखोगे, जस्ट इसका उल्टा इसके सामने लिखना है, आया समझ में। ये किसके सामने लिखा गया, इसके सामने, इसके सामने क्या लिखोगे, जस्ट इसके उल्टा, आया समझ में। चलो इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये वाला फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, म्यू 2 2 1, और ये हो जाएगा 1 और 2, आया समझ में, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप नोट करिए, इतना हो गया। अब उसके लास्ट में आप लिख दीजिएगा इसको लिख दीजिएगा। आप घर से एक बार बुक को रीडिंग करके आइए, इससे बहुत फायदा होता है। जो सब हम यहाँ बताएंगे वो आपको नया नहीं लगेगा, आप पहले से सुने रहिएगा तो जल्दी दिमाग में घुसेगा। अब एक बार हम यहाँ बोलेंगे तो आपको एक बार में पूरी घुसेगा, उतना देर में भूल जाइएगा क्या बोला। इसलिए कभी भी क्लास और बुक पढ़ के आओ। समझ में आ गया इतना। तो ये था एंगल से हम लोग बता रहे थे अपवर्तनांक, किससे, एंगल से, ठीक है। अब हमको किससे बताना है, प्रकाश के वेग से, है ना। अपवर्तनांक हमको बताना है, लेकिन प्रकाश के वेग से बताना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो देखो, जैसे कि फिर से वही काम करते हैं, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, प्रकाश, ठीक है, मीडियम और मीडियम 2। तो लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है ना, और यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, आई, और यहाँ क्या बन रहा है, आए समझ में, आर बन रहा है। एंगल आई यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी
आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। क्या लिखोगे हिंदी में? आपतन कोण। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्या कहोगे? अरे बहुत लकी हो हिंदी वालों को, तुमको साथ साथ इंग्लिश में बोल रहा है ना, वरना बहु का बहु के रह जाए, समझे? हाँ, इंग्लिश आज के जमाने में बहुत जरूरी है, लेकिन तुमको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं M1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यम 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है ना, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। आया समझ में? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। जैसे आप स्नेल लॉ के अनुसार लगा रहे थे, ठीक वैसे ही आपको इसको भी लगा देना है ना। जैसे आप साइन आई बटा साइन आर कर रहे थे, ठीक वैसे ही माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में, तो अपवर्तनांक म्यू, है ना, म्यू ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। क्लियर हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हो गया? यदि यही उलट करके बताना है तो क्या लिखेंगे, बोलो, उलट देंगे ना इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा स्पीड ऑफ पहले माध्यम में प्रकाश की, देख रहे हो ना यहाँ पे, है? बोलो, बात समझ में आ रहा है? टॉपिक क्या है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले किससे प्रूव कर रहे थे? एंगल। और किससे प्रूव कर रहे हैं? एक इस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, इसलिए इस पर गौर कीजिएगा सभी लोग, है ना। हिंदी में आप लिखोगे क्या, जो वहां लिखे हैं, है ना, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इसका कहने का मतलब, अब फिर पहले वाला जो लिख रहे थे वही लिखेंगे ना, कि है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी आया समझ में? ठीक वैसे ही इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। आया समझ में? हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि माध्यम 2 में माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 में माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और यहाँ क्या लिखेंगे उल्टा, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। आया समझ में? अब देखो, इस तरह से दोनों लिख दिए ना, फिर यहाँ से यदि चेक करेंगे तो दोनों पता चलेगा कि μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1। आया समझ में? फिर यहाँ से ये चीज हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो μ1 2 गुणे μ21 इक्वल टू 1। आया समझ में? तो देखो ये चीज हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है, नोट करो इसको, यहाँ लिखिएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2।
नोट कीजिए, डायग्राम बनाइए। हम बोल रहे हैं ना, अभी हम बोल रहे हैं, अभी आधा ही लोग समझ ही पा रहा है कि तब तक हम पूरा बोल रहे हैं। तो थोड़ा इन लोग का ब्रेन भी बहुत थोड़ा स्लो काम कर रहा है ना जी। क्या बोल रहे हैं सर, आगे निकल गया सर, क्या बोल रहे हैं सर, आगे निकल गया है जी। यहाँ तक गए, तब तक आगे बोल दिए, अभी तक तो है, अभी ब्रेन में भी आधा नहीं है। ये दिक्कत है थोड़ा बहुत विद्यार्थियों के साथ, है ना। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है, हम देखे हुए हैं कि हम एक लाइन बोल देंगे ना, एक बार में उसको समझ लेगा, कहेगा सर अब दूसरी बार समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से रनिंग में है। अब आप 4 महीना शादी ब्याह करके आओ तो पहले दिमाग को एक जगह लाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है ना। दिमाग को खींचना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, तब जाकर होता है। लेकिन रेगुलर वहीं लगे रहोगे ना तो समझाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 2 दिन छोड़ दिए और फिर आगे पढ़ने तो फिर उसको खींचने में बड़ा दिक्कत होता है ना। भाई क्लास जिससे नहीं खींचा तो कहता है पढ़ाई लिखाई छोड़ भाग जाता है। ऐसा जो पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना पड़ता है। रेगुलर क्लास में रहोगे तो एकदम ठीक रहेगा। है समझ में? बीच में 2 दिन गैप मारी, ईमानदारी से बताओ। और उसके बाद अभी आने के बाद 2 दिन गैप मारी, 3 दिन। कैसे हवा लगेगा? बेना से अटले हो गया। इन सब चीज के लिए दिमाग बहुत ध्यान करो। जब आया था तो इसके पापा लेकर के आया था। जब इसको हम देखे थे ना तो हमको बुखार लग गया इसको। अरे उसी को ये बोलबे नहीं करता था। हाँ बाजरा वाला। तो इसके पापा बोले कि देखिए कैसे भी हो आप इसको पढ़ाइए करिए। जब रनिंग में आया अब इसके बाद से इतना जो है मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये खुद जो है इसका ब्रेन डेवलप हो गया। ये है तो रेगुलर रहता है। हाँ तो पापा मारते हैं ना, बढ़िया करता हूँ। अब देखो ये हो गया ना थियरी। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ एक और चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसको फिक्स कर देते हैं। ये देखो किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला हो गया। आए समझ में? किसी भी माध्यम के लिए क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये चीज तो हमको पता है कि लाइट जो है हमेशा ट्रेवल कहाँ करता है? जब सन से लाइट आता है तो ट्रेवल एयर में करता है ना। तो हमेशा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष निकाला जाए। किसके सापेक्ष? अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। ये टॉपिक है ना। हवा तो करना कुछ नहीं है, सेट कर देना है सी पर, यानी मीडियम 1 को हवा बना देंगे, फूक देंगे, उड़ जाएगा। है तो मीडियम 1 को हमको हवा बना देना है, मीडियम 2 निकालना है। तो करना है कुछ नहीं है, हवा से माध्यम में घुसा देना है। तो पहले कौन आएगा? मीडियम 1 हवा, उसी को सेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हवा के सापेक्ष। हवा के सापेक्ष तो समझदार हो गए हैं। हवा के सापेक्ष माध्यम 1 का किसी भी माध्यम का किसी माध्यम का अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखो ये इंग्लिश वालों को लिखने में अब दिक्कत नहीं होगी। क्यों जी? ये क्या लिखना है, लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है, ये पता नहीं चलेगा क्या लिखना है। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अब क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। है समझ में? है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हवा बोलो चाहे निर्वात बोलो। आया समझ में? तो इसी पर हमको क्या कर देना है? बचवा सेट कर दो, है ना।
और इसका शॉर्ट टर्म क्या लिखोगे? इसका शॉर्ट टर्म लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ एनी मीडियम यानी यहाँ पे माध्यम लिख लेना, हिंदी में माध्यम और इंग्लिश में मीडियम। कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे हवा यानी एयर, हवा लिखोगे ना, यानी हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में या निर्वात में, है ना, प्रकाश की चाल बट्टा किसी, बोलो किसी, यहाँ पे मुझे पकड़ा दिया, दौड़ दे, है ना, किसी माध्यम में प्रकाश की आए समझ में। देख लो अब ख्याल आएगा कि क्वेश्चन दिया तुमको पिछला दिन इसी पर याद है ना। देख लो क्वेश्चन दिए हैं, इतना हारे तो खोपड़ी में घुसता है समझ में। तो क्वेश्चन को दुगो दिए हैं, तो हम जानते हैं कौन पढ़ के नहीं आया। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, कौन पढ़ गया? हाँ फॉर्मूला दिया है ना। हाँ ठीक है, तो समझदार को छाप लिया होगा, अब जो नहीं सीखा सीख लो, है ना। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ए वैक्यूम बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना है तो हवा का प्रकाश मालूम है, हवा में प्रकाश का चाल मालूम है, और उस माध्यम का अपवर्तनांक यदि मालूम है तो तुरंत यहाँ से सेट करके निकाल है। तो देखो इसको पढ़ने के लिए ये कहानी पढ़ना पड़ा, यानी ये किसी भी मीडियम के लिए हो गया। मान लो पानी से प्रकाश में जा रहा है, चाहे प्रकाश से पानी में जा रहा है, प्रकाश से हवा में जा रहा है, यानी ये किसी भी मीडियम के लिए फॉर्मूला हो गया, जनरल हो गया। लेकिन अब इसको फिक्स करो, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए कि हमें पता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। हवा में प्रकाश की चाल है ना, अपवर्तनांक कितना होता है 1, और प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ आए समझ में। अब उसके बाद किसी भी मीडियम का हमको क्या करना है, निकालना है, आए समझ में। तो हवा में अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है ना, है हवा में 1 होता है। लेकिन कांच का यदि यहाँ दे देगा और आपको इसका स्पीड दे देगा, ये तो मालूम है, सीधे आपको क्वेश्चन नहीं देगा कि मान लेते हैं कि दे देगा कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच में प्रकाश का चाल निकालिए, सब कैसे निकाल सकता है? हवा में तो देवे नहीं किया, तुमको मालूम है, तो ये तो मालूम है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया ना। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन दिया। हाँ ठीक है, हम वहाँ पे नहीं बताएंगे हवा में प्रकाश की चाल क्या है ना, नहीं बताएंगे, ठीक है। हमको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष निकाला जाता है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता होता है। इसीलिए हम हवा में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू उस माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया? क्यों क्लियर हो गया ना? हाँ हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखे, तुम लोग हिंदी लिख लो। देखो ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है जितना छोटा तुम लोग समझ रहे हो, ये फॉर्मूला समझना है थोड़ा सा। कहाँ से लिखोगी? यहाँ से नोट दे करके लिखो, है ना। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, नीचे लिखना इतना, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग, मीडियम और एयर लिख सकते हो यहाँ पे, और ये डिवाइड कर दो। इसको और छोटा टर्म बना देते हैं कि म्यू, है ना, मीडियम, ठीक है, और ये क्या हो गया, एयर हो गया ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी कहते हैं, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यही फॉर्मूला था ना तुम लोगों का, है C/V। नोट यहाँ पे लिख देना, नोट देके एरो देके लिख लेना कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, बता दिया ना। ये 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक समझ में आया? क्या है ये? आपको जो है पहला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर। आया समझ में? अब आप लोग जरा जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं उसको आप निकालिए। अगर जल्दी से आप कर दीजिए तो चलिए जरा क्वेश्चन बोलिए तो जो क्वेश्चन दिया था आपको। ग्लास का अपवर्तनांक 1.6 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। कांच का अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक 1.6 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। आया समझ में? ज्ञात करें। ठीक है, यानी क्या बताना है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ जी? इन ग्लास। ठीक है, whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। यही ना है? तो हम क्या जानते हैं? गिवन है। क्या गिवन है? क्लियर है? दिया है ना अपवर्तनांक। इसका कांच का अपवर्तनांक दिया है। कांच का अपवर्तनांक कितना है जी? 1.6 है। आया समझ में? 1.6 दिया है। इसलिए क्या जी, क्या बताना है हमको? कांच में प्रकाश की चाल बताइए। यही ना? ये हमको क्या करना है? बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम में, है ना, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम में कांच का अपवर्तन, यही ना जी? हवा के सापेक्ष किसी माध्यम, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है क्या? हवा में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में, आया समझ में? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। अब ये तो आप जानते हैं, इतना हो गया। तो इसी प्रकार हमको क्या निकालना है? कांच का नाम है। इसी प्रकार हम नोट कर लेंगे। क्या दिया है जी? कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया? यानी फॉर्मूला में क्या नोट, देखो ये चीज सिखा रहे हो तुमको डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला में डाल देना। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक क्या लिखोगे? कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की, आया समझ में? प्रकाश की चाल। अब ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। ये चीज हमने कॉन्सेप्ट दिया आपको, लेकिन आपको यही मेन लिखना है। आया समझ में? कि कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल।
हवा में कितना होता है 3 × 10⁸ और ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल। मान लो इसका वेलोसिटी v आए समझ में। तो इसके हिसाब से v का वैल्यू यदि हम निकालें तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा ना। 3 × 10⁸ 1.6। अब देखो ये 3 × 10⁹ 16 हो जाएगा और ये 30/16 लिखेंगे तो फिर ये 10⁸ हो जाएगा। कोई अंतर नहीं ना, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि ये 0 जो हम यहाँ भेज रहे हैं उसको हम कहाँ भेज दें, यहाँ भेज दें। ये 30 बटा कितना हो गया 16 और ये हो गया 10⁸ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 8 दूना 16 यानी कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और कितना बचा 7 ना 7 0 यानी 8 अठैया 64 यानी 1.8 लगभग इतना मीटर कांच में प्रकाश, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया कि इतना आप जानते हैं, आए समझ में। इस चीज को हमने आपको यहाँ बताया। अब ये चीज क्या होता है कि हमको अब ये चीज दिमाग में रखना है, आए समझ में। ये दिमाग में रखना है और डायरेक्ट लिखना है। इसी के अनुसार कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की, ये ही सेट करेगा, है समझ में। तो 3 × 10⁸ बट्टा v 1.6 तो v का वैल्यू हमारा आ गया 1.8 × 10⁸ मीटर, है समझ में। इसका नहीं बनाया नोट कर लो, कहाँ से नोट करोगे, यहाँ से डायरेक्ट नोट करो। ये चीज छोड़ना है आपको और यहाँ से आपको सिर्फ लिखिए गिवन कांच का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसलिए क्या बताना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और डायरेक्ट ये लिखिए आपको और ये आंसर बता नोट करो जी, यहाँ से नोट करो। ये गिवन के बाद ये नहीं नोट करना है आपको, डायरेक्ट ये नोट करना है। ये क्वेश्चन हो गया, ये नोट करना है सिर्फ इतना क्या दिया है, उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया आपका। ऐसे ही दूसरा वाला बन जाएगा। आपको गहराई वाला क्वेश्चन जो है नहीं करना है और सिर्फ आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये क्या प्रॉब्लम कितना आ गया है ना। तो पहला और तीसरा सिर्फ आपको क्या करना है, पहला और तीसरा। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन उस पर है जो अभी हम फॉर्मूला बता रहे थे, ठीक है। पहला और तीसरा और उसके बाद से 2 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दे रखा है, आए समझ में। यहाँ दे रखा है क्या क्वेश्चन हो गया 4। और है पीछे 4 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको 4 क्वेश्चन है। देखिए एक इसमें देखिएगा, पहला इसमें जो सबसे लास्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है वो एंगल पर है, जो अभी हम समझा रहे थे, आया समझ में। इस पर है, एंगल पर है और इसके पहले वाला स्पीड पर है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इसमें हो गया ना आपका। तो 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहाँ से कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया, आया समझ में। 6 क्वेश्चन आपको इसमें से करके ले आना है। अभी यहाँ नहीं और 6 क्वेश्चन वहां हो गया, पता चल गया 6 क्वेश्चन का। जहां ये टॉपिक खत्म हो रहा है ना उसके जस्ट बाद एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है, स्वयं करके देखिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम आया समझ में।
अब उसके बाद से आप यहाँ चले आइए एक्सरसाइज में। सबसे लास्ट में आपको दिया होगा, सबसे लास्ट में, इसमें नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आइए। क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर में दिया है कि नहीं? क्वेश्चन आंसर में नहीं दिया है। क्वेश्चन आंसर में आइए ना, तो आपको दिया होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 8 भी दिया है। 8 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, सिर्फ 8 और 10 आपको करना है। 8, 10, 11 भी करना है। 8, 10, 11 है। अरे पेज नंबर का आई जो है 73 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो ना, एनसीईआरटी इनसाइड क्वेश्चन दिया होगा, लिखा है मानक एनसीईआरटी प्रश्न एवं उत्तर लिखा है। उसी में का देखो, टिक लगाओ, टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 भी लगा लो। 7, 8, 9 छोड़ देना। 7, 8, 10, हाँ तुम भी लोग एनसीईआरटी में टिक लगाओ। उसे तो बोल रहे हैं, अंदर में है। 7, 8, 10, 11 ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया 4 इसमें का और 4 उधर का, कुल मिला के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको कॉपी में करके लिया है। ठीक है, ये थोड़ी है साइड अंदर में है, ये है यही वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होगा उसमें। एग्जाम्पल नहीं दिया है, अगर ठीक है तो वहां से बना दीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक टॉपिक जो है हमको पढ़ाना है क्लास लैब, वो प्रैक्टिकल का चीज है। ठीक है, लेकिन पूछ देता है एग्जाम में कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज पाकिस्तान से बुक आया है, कोई बात नहीं है ना। क्या है यहाँ से तो ये 24 बना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये देखो 5, सब तो जगह किया। ये देखो एंगल से हो गया, सब हो गया, सब क्वेश्चन हो गया। है ना, ये देखो 3 क्वेश्चन दे दिया। इधर 2 नंबर कहाँ दिख रहा है? समय कमी है, पढ़वे नहीं करोगे तुम तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? अब ये नहीं कि देखो बहुत बच्चे करते हैं कि सब चैप्टर आप नहीं पढ़ाई तो सारी कैसे बनाए, जो टॉपिक पढ़ लिए वो तो बनाओ। आगे समझ में इतना, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, जिसको जहाँ दिक्कत होगा धीरे से वीडियो रिप्ले करेगा और देखेगा, समझेगा। नहीं आएगा तो वीडियो बताएगा सर यहाँ क्या बताया। वीडियो ना फोन खरीद लिया, तुमको मालूम नहीं है।